ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज आज हम करने वाले हैं पैरेलल सर्किट। लेकिन अभी मैं आपको जो कल हमने किया था सीरीज सर्किट, उसका एक बार मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा रिवीजन है, इसको ध्यान में। मैंने इस शीट में थोड़े से चेंजेस भी किए हैं, वो भी मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगा। देखो, जो हमारे पास यहाँ पर ये हमने सीरीज कॉम्बिनेशन बना रखा है एल सी और आर का, और इंस्टेंटेनियसली हम ये वाली वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। इंस्टेंटेनियसली जब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और वी एल वी सी और वी आर की मैं वैल्यूज लिख लूंगा, मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला बनेगा। बट मैथमेटिकल डेरिवेशन हमने स्किप किया हुआ था, जो कल वाला लेक्चर है। आज भी हम स्किप भी करेंगे, इसको मैं नहीं करवाऊंगा बिकॉज थोड़ा सा उससे और ज्यादा इलांगेट हो जाएगा। है कुछ नहीं, एस एच एम चैप्टर का जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल था वो वाला यूज होगा, बट लेटर करेंगे हम, वेव ऑप्टिक्स में भी करना है, तब मैं आपको मेंशन कर दूंगा। तो हमने इस चैप्टर में हमने क्या किया था, इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए वेक्टर फेजर डायग्राम हमने ड्रॉ किया, वहां से हमने ये वाला फार्मूला ड्राइव किया था इंस्टेड ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो यहाँ से मैंने फाई को भी डिफाइन किया। फिर उसके बाद मेरे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पर ये आई, जिसमें ई नॉट की वैल्यू मेरे पास ये होगी और फाई की वैल्यू ये होगा। वहां से मैंने ड्रॉ किया वोल्टेज ट्रायंगल, impedance triangle, and from here we have found what is impedance। सीरीज सर्किट में उसके बाद हम गए तो हमने सीरीज रेजोनेंस को हमने डिफाइन किया। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस में गए और एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी करके ओमेगा एन को इक्वेट किया था। ये आपको याद आ गया होगा। हमने फिर उसके बाद शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस की थी। आई हैव डायरेक्टली गिवन यू द फॉर्मूला फॉर दिस। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन द सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर LCR circuit in AC। So today we are going to complete our new topic, which is parallel combination for LCR circuits and resonance। So we would be doing parallel resonance। रेजोनेंस के केस में आपको बता दूं, दो रेजोनेंस होते हैं, एक सीरीज रेजोनेंस और एक पैरेलल। बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। कंडीशन सेम होती है लेकिन अदरवाइज बोथ आर डिफरेंट। ओके, चलो भाई, तो आज हम शुरू करते हैं यहां से। सुनो, सबसे पहले हम पैरेलल सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो व्हाट विल बी दी सर्किट, देखते हैं। तो सर्किट मेरे पास बनेगा ऐसे। ये हो गया आपका AC, और सबसे पहले लगेगा इंडक्टर L। लग तो किसी भी ऑर्डर में जाता है लेकिन वैसे ही बोल रहा हूँ, LC पैरेलल। तो अब ये हमारे पास पैरेलल सर्किट है एंड दी E जो इंस्टेंटेनियस है दैट इज गिवन बाय E नॉट साइन ओमेगा टी। तो बच्चे ये पैरेलल सर्किट है, ठीक है। और इससे पहले जब हमने इंडिविजुअल के लिए किया था तो मैंने आपको वहां पर दो फॉर्म्स बताई थी। ठीक है, एक फॉर्म बताई थी मैंने जिसमें हम रेफरेंस पॉइंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लेते हैं और ई में प्लस माइनस पाई बाय 2 करते हैं। लेकिन ये है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसमें हम ई को रेफरेंस लेंगे क्योंकि ई यहाँ पर सब में कांस्टेंट आ रही है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास सिस्टम क्या रहेगा, तो यहां पर ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने बोल दिया कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको मैंने रेफरेंस माना बिकॉज दिस इज कांस्टेंट फॉर ऑल। कांस्टेंट नहीं कह सकते, अब सेम कहना पड़ेगा। कांस्टेंट का तो एक अलग मीनिंग निकल जाएगा। सेम फॉर ऑल, सबके लिए सेम है, तो इसी को रेफरेंस बनाना हमारा फायदा है। तो अगर ये है तो करंट इन आर विल बी गिवन बाय
ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी सेम फेज होगा। अगर मैं कैपेसिटर की बात करूंगा तो इट विल बी गिवन बाय ई नॉट बाय एक्स सी साइन ऑफ। तो करंट लीड करता है कैपेसिटर के केस में ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, और इंडक्टर के केस में वो लैग करता है, तो ई नॉट बाय एक्सएल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आएगा। तो ये मैंने बिल्कुल वहां से रेफर कर लिया, जो आपका फर्स्ट टॉपिक था वहीं से मैंने उठाया। तो अब ये जो मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दे कैन बी ट्रीटेड एज थ्री सेपरेट कॉम्बिनेशन, थ्री सेपरेट सर्किट्स। जैसे कि जो एल है इंडक्टर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर के क्रॉस क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आर के क्रॉस क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये बिल्कुल इंडिविजुअल वाला केस हमारे पास बनता है, और उसमें बिल्कुल वैसे के वैसे ही चीज बनेगी जैसे हमारे पास पहले बन रही थी। अब मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ। तो अब मैं ई के पॉइंट ऑफ व्यू से फेजर डायग्राम ड्रॉ करूंगा। चलो जी, तो ये मेरे पास हुआ ई नॉट, ठीक है। और जो वोल्टेज उसका अब मैं करता हूँ करंट। ये मेरे पास हो जाता है आई आर। आई आर मतलब द करंट इन द रेजिस्टर। फेजर इज ए वेक्टर, मैंने आपको पहले बताया था फेजर डायग्राम में वेक्टर ड्रॉ करते हैं, हमने वेक्टर ड्रॉ किया। अब इसके बाद मैं करने वाला हूँ दूसरे वाले दो करंट को ड्रॉ, इसको थोड़ा ज्यादा और इसको थोड़ा सा कम, लाइक दिस। तो ये मेरे पास बन जाएगा, ये बन गया मेरे पास कैपेसिटर का करंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो जीरो जरूर लिखना है, और यहाँ पर कैपेसिटर लीड कर रहा है तो कैपेसिटर ऊपर आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर की वोल्टेज नीचे जा रही थी और इंडक्टर ऊपर जा रहा था। करंट के केस में हमारे पास उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे हम आई एल ओ। तो ये हो गया कैपेसिटर का, और ये हो गया हमारे पास आई एल ओ नीचे की तरफ। तो अब इसके बाद देखते हैं। अब मेरे पास आया ये, और नाउ व्हाट आई विल डू। तो अब इसका मैं दूसरे वाला ग्राफ भी ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, जो ओमेगा टी वाला ग्राफ था। ये बन गया मेरे पास आई आर ओ। समवन लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया, और फेजर डायग्राम ठीक है जी। तो इनको मैंने नेमिंग कर दी। ये बन गया मेरे पास आई सी ओ, आई एल ओ। ये डिपेंड करता है, अगर आई एल ज्यादा है, बड़ा है, तो वो नीचे की तरफ बड़ा हो जाएगा, अगर वो ऊपर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। आप जैसे मर्जी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इन सभी वेक्टर्स को इन सभी इस पूरे पूरे डायग्राम को वेक्टर्स की तरह ट्रीट करूंगा। तो ये सारे के सारे मेरे पास वेक्टर बन गए। अब यहाँ से मैंने आई सी ओ और आई एल ओ को मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास एक नया वैल्यू यहाँ पर क्रिएट हो गया, एंड दिस वैल्यू विल बी समवट लाइक दिस, ठीक है। तो इसको मैंने ऑरेंज कलर में लिख रहा हूँ, आई सी ओ माइनस आई एल ओ, और यहाँ पर मेरे पास अब बन जाएगा एक रिजल्टेंट वाला सिस्टम। तो वो मैं ड्रॉ करूंगा। बस थोड़ा डायग्राम में टाइम लगेगा, एक बार लग जान दो, और उसके बाद फिर एवरीथिंग विल बी ओके। ठीक है, और एक मेरी और वैल्यू लगेगी लाइन,
देखो अब ये ऐसे बन गया। अब इसका जो मेरे पास रिजल्टेंट बनना है, अच्छा ओ सॉरी मैं आगे ले गया इसको, यहाँ तक लो जी। तो मेरे पास अब जो रिजल्टेंट बनेगा, दैट रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय, और ये बन जाएगी पीक वैल्यू करंट की। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई नॉट, जो कि एक्चुअल में मेरे पास यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसकी पीक वैल्यू। ठीक, तो ये पीक वैल्यू हुई। ऑब्वियसली ये सारे के सारे एंगल्स को मैं यहाँ पर नोट करवा देता हूँ। ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज नाउ ओमेगा टी, और उसके बाद वाला जो एंगल है, दिस एंगल विल बी कॉल्ड फाई, बिल्कुल पुराने पहले की तरह ही। तो अब इसका सारे के सारे का मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाऊंगा। ठीक है, तो यहां से अब हम करते हैं। अब देखो यहां से मैंने आई नॉट का मैं फार्मूला ड्रॉ करूंगा। आई नॉट विल बी गिवन बाय आई आर नॉट स्क्वायर स्क्वायर का रूट। तो ये वेक्टर का सम हो गया 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, और यहीं से मेरे पास आ गई वैल्यू tan फाई की। सो tan फाई विल बी इक्वल टू आई सी ओ माइनस आई एल ओ डिवाइडेड बाय आई आर ओ। इज इट डन? ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास आई नॉट का फॉर्मूला, और ये बन गया मेरे पास फेज डिफरेंस फाई का फॉर्मूला। दिस इज फाई। ठीक, तो अब ये जो फॉर्मूला यहाँ पर मैंने ड्राइव किया है बच्चे, एक बात को याद रखना, इसको मैथमेटिकली ड्राइव कर सकते हैं। जो कल हमने किया था सीरीज में, मैंने उसमें भी मैथमेटिकली ड्राइव नहीं किया था, मैंने सिर्फ इसी से यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से ड्राइव करवा दिया था। लेकिन मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं। आई हैव टोल्ड यू कि वी वुड बी डूइंग इट लेटर इन वेव ऑप्टिक्स, तब मैं इस चीज को हम करेंगे। तो मैथमेटिकली, ठीक है, अगर आप यहाँ पे करोगे तो आई इज इक्वल टू आई आर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई एल प्लस आई सी। तो मैथमेटिकली यहाँ से जो करंट जा रहा है डायग्राम में आई, so that will be equal to IR instantaneous, IC the instantaneous, and then IL। तो ये इंस्टेंटेनियस है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए तो मैं लिख सकता हूँ, जंक्शन लॉ यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ by junction law I will be equal to IR plus IL plus IC। तो इसका एक डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन की मदद से मैं ये वाला फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट गिविंग इट। चलो, तो ये मेरे पास हमारे पास चीज बन गई। तो अब मैं इसमें से क्या करूंगा, जैसे मैंने पहले वोल्टेज ट्रायंगल बनाया था, मैं यहाँ पर करंट ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, तो करंट ट्रायंगल तो मेरे पास बन गया, जैसे वोल्टेज ट्रायंगल था बिल्कुल वही। तो ये वाला जो ट्रायंगल मेरे पास बन रहा है, उस ट्रायंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो मेरे पास ये बनता है ट्रायंगल लाइक दिस। ठीक है, so this value will be I naught, this is IRO, and this is ICO minus ILO। और ये जो एंगल बन गया, दिस स्मॉल एंगल विल बी नोन एज फाई। सो दिस इज अवर करंट ट्रायंगल tan फाई कैन बी। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज यहाँ पर यूज होंगी, सेम फार्मूला ही मैंने यहाँ पर आपको दे दिया। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, वैल्यूज पुट करके देखता हूँ आई की यहाँ पर, एंड आई विल सी
कि मुझे कोई एक नया ट्रायंगल या नई कोई चीज मिल रही है कि नहीं मिल रही. So this is known as admittance. Admittance is given by y. तो एडमिटेंस हम देखेंगे और एडमिटेंस को y लिखा जाता है. तो यहाँ पर आया I naught will be equal to ये मैंने पूरे का पूरा फार्मूला ऊपर से उठाया, इसमें मैंने वैल्यूज पुट कर दी. ई नॉट स्क्वायर बाय लेट से ऑब्वियसली इसको मैं लिखूंगा z स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर नॉट को मैं लिख सकता हूँ ई नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो ई नॉट कैंसिल हो गया, मेरे पास बन गया 1/z इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर की स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू y. सो दिस इज कॉल्ड एडमिटेंस. तो एडमिटेंस का मेरे पास फॉर्मूला बन गया बेटा. तो जैसे हमारे पास वहां पर इम्पीडेंस था और इम्पीडेंस होता है मेरे पास के इम्पीड का कैसे करेगा, ठीक है ना. तो यहाँ पर 1/z का टर्म आएगा, यहाँ पर मैं z की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसका मुझे कोई फायदा नहीं निकलेगा. तो इसलिए मैं 1/z को ही मैंने डिफाइन कर दिया एंड इट इज डिफाइंड एज एडमिटेंस. एडमिटेंस. तो ऑब्वियसली अगर एडमिटेंस बन गया तो एडमिटेंस ट्रायंगल भी बनेगा, तो वो भी यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की तरह दिख ही रहा है. तो मेरे पास यहाँ पे बन गया एडमिटेंस. So now what will that be? ठीक है, तो ये हो गया एडमिटेंस. तो आई कैन कॉल इट 1/z. तो 1/z का मैग्नीट्यूड यहाँ आएगा, 1/r यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा 1/xc माइनस 1/xl. तो यू कैन कंप्लीटली कंपेयर दिस विद दिस, कोई भी फर्क नहीं है. और यहाँ पर जो मेरे पास एंगल आया ये एंगल भी मेरे पास फाई है. सो फ्रॉम हियर आई विल राइट cos फाई एंड cos फाई विल बी गिवन बाय 1/r divided by 1/xc, नहीं सॉरी 1/r by 1/z, 1/r by 1/z. तो ये बन गया मेरे पास z. तो इस बार जो मेरे पास cos फाई आया वो बिल्कुल उल्टा आ गया, वो दैट इज कमिंग आउट टू बी z/r. पहले मेरे पास आ रहा था r/z और अब आ गया ये मेरे पास z/r. एनीवेज चलो हम आगे चलते हैं. तो ये हो गया आपके पास एडमिटेंस ट्रायंगल, अ वेरी स्मॉल थिंग. ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने गलती से tan ही लिखवा दिया आपको, ये tan नहीं था एक्चुअली, यहाँ पर cos की वैल्यू लिखनी थी. ये लिखनी थी वैल्यू, तो ये cos फाई था. तो ये हो गया मेरे पास एडमिटेंस एंड सो दिस इज कॉल्ड एडमिटेंस ट्रायंगल. हाँ भाई बच्चों, यहाँ तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा. हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है. सो नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेजोनेंस. तो अब ये आ गया मेरे पास. पैरेलल रेजोनेंस. तो पैरेलल रेजोनेंस क्या होता है? पैरेलल रेजोनेंस हम एक ऐसा सर्किट लेकर चलेंगे जिसमें सिर्फ एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है. ये इंडक्टर और ये एक कैपेसिटर. दिस इज
और अब मैं इसमें ध्यान लगाकर देखूंगा। अब देखते हैं, अब मेरे पास यहाँ पर मैं करंट की वैल्यू, पहले मैं करंट की वैल्यू लिखता हूँ। तो आई नॉट विल बी गिवन बाय आई आर नॉट स्क्वायर प्लस, या फिर आप डायरेक्ट आप एडमिटेंस पर ही आ जाओ ना, करंट की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम एडमिटेंस पे आ रहे हैं। एडमिटेंस वाई इज गिवन बाय 1/r स्क्वायर प्लस, ये आपके पास हो गया एडमिटेंस, एडमिटेंस की स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास एडमिटेंस। तो अब मैं अगर यहां पर रेजोनेंस की बात करूं तो मैं कहूंगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सप्लाई ओमेगा is equal to the natural frequency of circuit। तो मेरे पास आ गया ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी, ओमेगा नोट कर दो। ठीक है, तो ओमेगा नॉट विल बी गिवन बाय 1/रूट ऑफ एल सी, ये उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं इस तरह का सर्किट बना लिया मैंने, तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन बाय 1/रूट ऑफ एलसी, जो एलसी ऑसिलेटर में मैंने आपको करवाया था। अगर जो मैंने यहाँ पर करंट लगाया, इसके अक्रॉस में अब एक बैटरी लगाने वाला हूँ, अगर उसमें अब यहाँ पर लेटर से मैंने एक बैटरी लगा दी, यहाँ पर मेरे पास हो गया एक एसी करंट, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास अब ये चीज मैंने लगा दी, तो इसकी जो ओमेगा है और अगर इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है, तो हम कहेंगे कि दैट इज द केस ऑफ रेजोनेंस। तो अगर मैं ये कंडीशन यहाँ पर लगाऊं, तो मेरे पास ये वाली कंडीशन निकलती है। तो कंडीशन कहाँ से निकलेगी, XL इज इक्वल टू XC, ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। तो यहाँ से मेरे पास कंडीशन निकलती है कि ओमेगा इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ LC। तो आई केम टू दिस कंक्लूजन दैट XC और XL दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। सो इम्पीडेंस 1/Z की स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/R की स्क्वायर, क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कि इम्पीडेंस इज इक्वल टू R। तो फिर से मेरे पास इम्पीडेंस R हो गया और मेरे सर्किट में जो करंट जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि E0/Z हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास रेजोनेंस की कंडीशन बन गई। तो ये आपके पास आ गया इम्पीडेंस। तो अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। तो करंट कैसे आएगा, करंट आएगा ठीक है, तो चलो, तो अब हम करते हैं इसका ग्राफ। अब मेरे पास ग्राफ आया, यहां पर तो मैंने रखी वैल्यू आई नॉट की, स्क्वायर का रूट। तो ये वाला मेरे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को मैं ग्राफ पर प्लॉट कर रहा हूँ, और ई नॉट स्क्वायर, सॉरी ई नॉट मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो ई नॉट मेरे पास बन गया ये 1/r स्क्वायर प्लस 1/xc। तो इसको मैं प्लॉट करना चाहता हूँ कि एक्सएल और एक्सी के टर्म्स में, ठीक है। तो ये मेरे पास प्लॉट, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें प्लॉट उल्टा बनता है, ठीक है। तो इसमें मेरे पास प्लॉट बनता है ऐसे, ऐसे। तो ये जो पॉइंट बन गया, दिस पॉइंट इज रेजोनेंस। यहाँ पर आप लिख दो ओमेगा आर।
जैसा भी लिख दो, ओमेगा एन लिख दो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है एंड दिस इज ओमेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पैरेलल सर्किट में ड्रॉ करूंगा, ओमेगा मेरे पास यहाँ पर प्लॉट करता हूँ और आई नॉट प्लॉट करता हूँ, तो एट रेजोनेंस मेरे पास करंट की वैल्यू मिनिमम होती है। तो ये उल्टा हो गया। अब आप यहाँ पर देख के देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर मैं करंट की वैल्यू में यहाँ पर देखूं और मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो ई नॉट बाई आर आ रहा है, और अगर मैं ये इसको जीरो ना करूं तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू इसमें ऐड होगी और इसकी वैल्यू और रिड्यूस हो जाएगी, तो आई नॉट की वैल्यू और भी ज्यादा बेटर हो जाएगी। तो आई नॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आई नॉट की वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि एट रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ द आई नॉट इज मिनिमम। तो एट दिस पॉइंट I can say that this is coming out to be I naught minimum, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर Z की एक तरह से मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि ये एक तरह से पैरेलल सर्किट की तरह हम अगर इसको ट्रीट करेंगे तो जो इसका आउटपुट आएगा इंपीडेंस का, वो इंपीडेंस R से भी कम होगा और इससे भी कम होगा। हमने पैरेलल में किया था R1 और R2 का अगर पैरेलल का रेजिस्टेंस फाइंड करूंगा तो दैट विल बी लेसर देन R1, दैट विल बी लेसर देन R2। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर Z आया वो इससे भी कम होगा और इससे भी कम होगा, मतलब पैरेलल में लगाया अगर तो रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा और इंपीडेंस कम हो जाएगा, तो आई नॉट की वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर रेजोनेंस नहीं है तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, करंट की वैल्यू ज्यादा ही होगी, और रेजोनेंस पे करंट की वैल्यू आपकी मिनिमम होगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी पैरेलल रेजोनेंस एंड सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस में ये उल्टा बनता है और ये बनता है पैरेलल रेजोनेंस। यहां पर मैं लिख देता हूं पैरेलल रेजोनेंस एंड सीरीज रेजोनेंस में मेरे पास गेम आएगी ऐसा, ऐसा दिस विल बी इन द केस इन सीरीज रेजोनेंस, क्योंकि अगर मैं सीरीज रेजोनेंस में जाता हूं तो मुझे मैक्सिमम करंट मिलता है, लेकिन पैरेलल रेजोनेंस में मुझे यहां पर मिनिमम करंट मिलता है। So in parallel resonance we get minimum of I naught value, मिनिमम ऑफ द आई नॉट वैल्यू, ठीक है ना। तो इंपीडेंस मैक्सिमम हो जाएगा आपका और दिस विल बी द मिनिमम ऑफ द आई नॉट वैल्यू। तो ठीक है, यहाँ तक चलेगा काम। तो अब मान लो मेरे पास आर है नहीं, अगर मेरे पास ये आर है ही नहीं, जैसे मैंने अभी ये वाला सर्किट बनाया था तो इसमें मेरे पास रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो आई विल नॉट बी यूजिंग आर एट ऑल। अगर मैं आर यूज ही नहीं करूंगा तो आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर जो करंट है वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो चली जाएगी। तो इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा एक सर्किट है, let's say I take this example. तो यहाँ पर मेरे पास आ गया कैपेसिटर, यहाँ पर लगा दिया इंडक्टर, ठीक है, और यहाँ लगाया मैंने रेजिस्टर। इसी। तो अब आप देखो कि अगर आपके पास ये एग्जाम्पल है तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे हम, ठीक है। अगर इसमें मुझे गिवन है, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि गिवन दैट द फ्रीक्वेंसी of a power supply matches the natural frequency matches the natural frequency of the circuit, ठीक है। the current
passing through LC will be 0। तो इसमें से जो LC में से पास होगा करंट वो करंट 0 हो जाएगा, एंड सो द टोटल करंट इन सर्किट विल बी 0। तो अगर मैं इस तरह का एक सर्किट बनाता हूं और मेरे पास ये रहा L और ये रहा C, और मेरे पास ये वाली कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होती है, दैट द ओमेगा इज इक्वल टू द नेचुरल ओमेगा विच इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ LC, अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती है तो दिस इंप्लॉयज दैट द करंट इन द सर्किट विल बी इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने LC सर्किट में पहले आपको बताया था कि उसमें करंट मैक्सिमम हो जाता है, और मैंने आपको बताया था कि वहां पर ये वो सर्किट जो है वो रेडियोस में यूज होता है, तो जो करंट आपका रेजोनेंस क्रिएट करेगा दैट करंट विल बी पास्ड एंड अदर करंट्स विल नॉट बी पास्ड। यहाँ पर उल्टा हो जाता है, जहां पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल गई वो करंट पास नहीं होगा, बाकी सारे करंट पास होंगे। मतलब अगर इसमें मेरे पास इसकी फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एन, और मैं यहाँ पर 3 करंट फ्लो करवाता हूँ, I1 इज इक्वल टू omega 1t, I2 is equal to sine of omega 2t, and I3 is equal to omega 3t, और मुझे गिवन है कि omega 2 is equal to omega n, तो only this current will be absent, it will not be passed, this current will be passed and this current will be passed, but I2 will come out to be equal to 0। तो I2 का जो करंट है वो बिल्कुल इसमें से पास नहीं होगा। मैं यहाँ पर मैंने सुपर पोजिशन करवा दी 3 करंट की पावर सप्लाई में, ठीक है। तो जो आपके पास ये वाले रेजिस्टेंस में करंट पहुंचेगा वो I1 पहुंचेगा और I3 पहुंचेगा, I2 नहीं पहुंचेगा। सो दिस सिस्टम इज जनरली यूज्ड एज द फिल्टर ऑफ द करंट आल्सो, सो दीज आर यूज्ड एज फिल्टर ऑफ करंट। तो आपके पास बहुत सारा करंट जा रहा है, बड़ी टाइप का करंट जा रहा है, आप चाहते हो कि उसका फिल्टरिंग हो जाए, तो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स इन विच द फिल्टरिंग कैन बी डन। तो बेटा ये हो गया आपका रेजोनेंस, और आज के लिए ये हमारा लास्ट टॉपिक था, ठीक है। तो आई डोंट थिंक इट इज डिफिकल्ट, बड़ा आसान सा टॉपिक है, बच्चे समझ में आ गया ना आपको। ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये चीज बन गई। हाँ भाई, बाकियों को समझ में आया? हाँ जी सर। जशन डन, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास ये था, उसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया, फिर मैंने ये फार्मूले लिख लिए। ये फार्मूलों को मैं मैथमेटिकली ड्राइव कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये हमने 11th स्टैंडर्ड के SHM चैप्टर में भी किया था, सुपर पोजिशन ऑफ SHMs, और हम आगे आने वाले टॉपिक में भी करेंगे वेव ऑप्टिक्स में, तब हम डिटेल में करेंगे। इसके बाद देखते हैं, करंट ट्रायंगल बन गया, वहां पर वोल्टेज ट्रायंगल बन रहा था, ज्यादा काम नहीं आएगा। एडमिटेंस हमारे पास ये रहा, तो पहले वहां पर क्या था मेरे पास Z, और वो था इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का उल्टा है मेरे पास एडमिटेंस, तो Y इज एक्चुअली इक्वल टू 1 बाय Z। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि जैसे मेरे पास रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस था, कंडक्टेंस C इज इक्वल टू 1 बाय R रेजिस्टेंस, सिमिलरली जो मेरे पास एडमिटेंस आया दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय Z। तो ये हमने पहले भी किया था और अब हम फिर से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इट्स सिमिलर टू दैट, ये बिल्कुल सिमिलर है। R अकेला उसका और ये कंडक्टेंस हो जाएगा, और ये मेरे पास Y आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे एडमिटेंस, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, ये पैरेलल वाला वो हो गया। फिर आ गया मेरे पास एडमिटेंस ट्रायंगल, यहाँ से मैंने जब cos फाई निकाला तो ये आया, बट इसके cos फाई की कोई बहुत ज्यादा हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो इफ वी आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज cos फाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। वेट अ मिनट, यस, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा cos फाई का, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। एनीवेज, तो ये आ गया मेरे पास पैरेलल रेजोनेंस। तो पैरेलल रेजोनेंस एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है जिसमें आप करंट को रोक सकते हो, क्योंकि अदरवाइज तो करंट को रोकने के लिए हमारे पास, एसी करंट को रोकने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस ही नहीं है। आप सोच के देखो कि अगर मैं कैपेसिटर भी लगा रहा हूँ, तो डीसी करंट में तो स्टेडी स्टेट में जाकर कैपेसिटर में करंट पास ही नहीं होता, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस हो जाता है। लेकिन एसी सर्किट का अगर मैं बात करूं, तो कैपेसिटर भी हो अगर, मतलब मैंने तारें जोड़ी भी नहीं हुई,
even then the current is not zero. आपके पंखे में एक कैपेसिटर है जो सीरीज में लगा हुआ, तो कैपेसिटर डज नॉट टच ईच अदर। इसका मतलब यह है कि आपके पंखे में तार टूटी हुई है, इवन देन इट इज मूविंग। सो एसी में हम करंट को कभी भी रोक नहीं सकते, तो उसको रोकने का एक ही तरीका होता है कि ये एलसी ऑसिलेटर को वहां पर फिट कर दो सीरीज में, और इसने वो वाली फ्रीक्वेंसी को डिलीट कर देना। तो ये है आपके पास रेजोनेंस का ग्राफ, एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच यू कैन लेटर ऑन पॉन्डर ओवर एंड स्टडी टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पर हो जाता है खत्म। सो दिस इज बेसिकली सर्किट इन पैरेलल। इसके बाद बच्चे एक चीज आप नोट कर सकते हो कि जैसे मान लो मैं कोई सर्किट्स आपको, आप सर्किट सॉल्व करोगे, उनका सर्किट देता हूँ, तो हमने कितने सर्किट कर लिए, मैं एक बस छोटा सा 5 मिनट्स और हैं, इसको भी देख ही लेते हैं। देखो, तो सबसे पहला जो सर्किट है वो तो है मेरे पास सीरीज। तो ये जो सीरीज सर्किट है ये हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। नंबर 2 मेरे पास क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल वाला जो सिस्टम है ये भी हम पढ़ चुके हैं। और ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। सो दिस वी हैव डन, ये वाला भी पढ़ लिया। थर्ड पॉइंट आ गया मेरे पास। अब मैं इसको एक और कॉम्बिनेशन बनाता हूं, देखो अब यहां पर मेरे पास हो गया इंडक्टर, यहां हो गया मेरे पास कैपेसिटर, और इसके आगे मैंने लगा दिया रेजिस्टर। तो ये वाला भी सर्किट मेरे पास सारे का सारा मैंने स्टडी कर दिया। तो ये 3 सर्किट तो मेरे पास स्टडी हो गए हैं बच्चे, लेकिन इसके अलावा अगर मेरे पास कोई भी सर्किट आता है तो आपको सोचना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी कोई सर्किट लगेगा उसमें हम किरचॉफ्स लॉ को यूज करेंगे इन ऑल अदर सर्किट्स। कोई भी सर्किट आया तो उसमें हमें किरचॉफ्स लॉ यूज करना पड़ेगा। इन तीनों के केसेस में हमारे पास बने बनाए फार्मूले हैं, बने बनाया रेजोनेंस, और ये सब वो सारी चीजें आपके पास पड़ी हैं। यू कैन डू इट। सो नाउ आई एम क्लोजिंग दिस टॉपिक हियर। चलो जी, बच्चे कोई डाउट है तो बोल दो।